जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो भर्ती निकली है एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन उपकेंद्र परिचालक, लाइन परिचालक, लाइन अटेंडेंट, इस सभी के लिए निःशुल्क यूट्यूब पर क्लास है। दोस्तों हम जो क्लास पढ़ाते हैं उसमें पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, उसमें 10 सालों से जो भी क्वेश्चन है उन सभी को दोस्तों सोल्व कराते हैं। तो दोस्तों 100% सिलेक्शन की तैयारी की तरह पर हम जो चल रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों कमेंट्स भी करते हैं कि सर जो वीडियो का सिलेबस है बहुत अच्छा कंटेंट है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो नए कंटेंट पे पढ़ा रहे हैं, पुराने कंटेंट बिल्कुल नहीं, जो एग्जाम में आपको फायदा मिले। दोस्तों जो दोस्त हमारे चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। रात 8 बजे रोज आपको नई वीडियो ये मिलती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं प्रेरक। लास्ट टाइम इससे एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए थे इंडक्टर से भी। तो इंडक्टर होता क्या है दोस्तों, जो भी कंफ्यूजन में सारा दूर कर दूं मैं। इंडक्टर किसे कहते हैं? तो इंडक्टर किसे कहते हैं? जब कोई चालक चालक का मतलब होता है जिसमें करंट आसानी से चला जाए, उस तार को एक जब कोई चालक को हम जब कुंडली के रूप में लपेट दे, क्या के रूप में? कुंडली, कोइल के रूप में लपेट दे, तो वो भाग कहलाता है इंडक्टर, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रेरक। क्लियर है बात? तो प्रेरक पदार्थ का वह भाग जिसमें विद्युत में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कौन ऐसा पदार्थ जो करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेरक। अब जैसे मान लीजिए मैंने यह तांबे को कोइल के रूप में बना दिया, तो तांबे का ये जो भाग है, ये भाग जो बना है कुंडली, ये क्या कहला रहा? प्रेरक। क्या कहला रहा? प्रेरक, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टर। क्लियर है? इंडक्टर का ऐसा को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, याद रख लेना। किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। यदि मैंने इंडक्टर को लिखना है तो इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल किस तरह से होता है? इस तरह से, कुंडली के रूप में। कोई कंफ्यूजन? अब जो इंडक्टर होता है वो एक तरह से पैसिव एलिमेंट होता है। सर पैसिव एलिमेंट हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों क्या है? पैसिव एलिमेंट। सर पैसिव एलिमेंट क्यों होते हैं? ये कॉइल पैसिव एलिमेंट, वह तत्व जो ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते, केवल खर्च कर देते हैं, ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट या निष्क्रिय अवयव। क्लियर इतनी बात? तो इसलिए ये करंट ना बनाते हैं ना पैदा कर रहे हैं, बस खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट, क्योंकि इसमें करंट दिया हमने। जब इसमें करंट में होने वाला परिवर्तन का क्या कर रहा? विरोध हो रहा। जो करंट बार बार परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कर रहा? विरोध कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो इसके कारण इसमें एनर्जी डेवलप हो रही, खर्च कर रहे हैं एनर्जी को परिवर्तन करने में। अगला जो प्रेरक होता है वो एक विद्युत घटक होता है, ठीक है। एक इसमें जब हम करंट देते हैं कुंडली में, चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबकीय रूप में ऊर्जा उसको इकट्ठा करता है। आपने देखा होगा जो मोटर होती है, उस मोटर में हम क्या करवाते हैं? वाइंडिंग कराते हैं। तो हम जो तार होता है उसको वाइंडिंग करते हैं, उन वाइंडिंग को लपेटते कॉइल के रूप में। तो जब भी हम कोई कुंडली होती है, कॉइल होती है, उसमें जब विद्युत करंट देते हैं तो उसमें जो ऊर्जा बनती है वो चुंबक के रूप में बनती है। एग्जाम में आता है कि एक कुंडली कॉइल है, एक इंडक्टर है, उसमें यदि करंट में देने पर ऊर्जा बन रही है, वो कैसे रूप में बनती? चुंबक, मैग्नेट के रूप में बनती है। क्लियर है? जिस वैज्ञानिक ने इसको दिया था प्रेरक को, इंडक्टर को, उसका नाम था हेनरी, और उसी के नाम पे इसका मात्रक रखा गया। तो याद रखेगा इंडक्टर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? हेनरी होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं हम इंडक्टर का? तो इंडक्टर का उपयोग हम फिल्टर में करते हैं। जो हमारा एसी करंट होता है, यदि डीसी में हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडक्टर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर, जितनी भी मोटर है वो सब क्या कौन सा काम, सर्किट का काम करती है? किसको यूज करते हैं हम? इंडक्टर को, ठीक है। और ट्यूनिंग सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपको यदि क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करिएगा। कुछ चार्ज है, 50 रुपीज समथिंग चार्ज है, आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और आपको नहीं लेना कोई इशू नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर निःशुल्क है। बाकी बच्चे पढ़ ही रहे, सारी चीजें हो रही है, ठीक है। पढ़ने वाले के लिए कोई चीजें होनी नहीं चाहिए बहाने कि सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अगला है दोस्तों हमारा, जब हम क्या होता है, जो प्रेरक होता है, जब कुंडली होती है, इस कुंडली को हमने कापर के वायर को कुंडली के रूप में क्या करा? लपेट दिया, स्प्रिंग के रूप में लपेट दिया। अब लपेटने के बाद इसको क्या कहेंगे हम तार नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कुंडली, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रेरक। जब भी हम प्रेरक को हम जब कुंडली के रूप में लपेटते हैं, किसके रूप में लपेट देते हैं? कुंडली, यानी तार को हम कोइल बना दे। जब उस कुंडली में हमने करंट दिया, अब इसमें हमने क्या दे दिया? करंट दे दिया, एसी करंट दिया। अब इसमें जब एसी करंट दिया तो ये करंट ऐसे ऐसे जाएगा, हाँ या ना। अब करंट में होने वाले परिवर्तन के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? फ्लक्स। सर फ्लक्स क्या होता है?
दोस्तों जैसे ही करंट को आगे ले जाते इलेक्ट्रॉन बनते, जो करंट को बहता है वो किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण। वैसे ही कहीं पे चुंबक बन रही है तो उसमें क्या बनने के कारण, फ्लक्स के कारण। तो दोस्तों इसमें जैसे करंट का परिवर्तन होता है तो इसके अंदर क्या बन जाता है, फ्लक्स। और फ्लक्स जब बार बार फ्लक्स बदल रहा है, जैसे ही कॉइल है, करंट चेंज हो रहा है तो बार बार इसमें क्या बन रही है, करंट बदलने के कारण इसमें बन रहा है फ्लक्स। अब यहां पे फ्लक्स ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी, यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी। तो फ्लक्स से बार बार जो परिवर्तन हो रही है उसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, वोल्टेज। क्या उत्पन्न हो रहा है, वोल्टेज, ईएमएफ। तो हमारे ट्रांसफार्मर और जनरेटर, इनमें इस तरह से ही वोल्टेज डेवलप होता है, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। फ्लक्स के बार बार परिवर्तन होने पे उनमें क्या हो जाती है, परिवर्तन होने के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, वोल्टेज। क्लियर है दोस्तों। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ई, विद्युत वाहक बल ई, यानी वोल्टेज को हम ई से बोलते हैं, फ्लक्स को हम 5 से बरसाते हैं। फ्लक्स में परिवर्तन, ये डी बाई डी टी क्या बता रहा है कि पूरा परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। तो डी बाई डी टी फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अब यहां पर भैया हम डिपेंड करता, देखो ये तार है, ये कॉइल के रूप में, और एक ये है। अब भाई डिपेंड करेगा सर किसमें ज्यादा मैग्नेट बनेगा। तो मैंने बोला बेटा ए वाली कॉइल में ज्यादा बनेगा क्योंकि ज्यादा तार लपटे हैं। तो यहां नंबर ऑफ टर्न, लपेटे गए तारों की संख्या पर निर्भर करता है। ये माइनस क्या बताता है, तो ये माइनस बताता है लेंज का नियम। लेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला जो करंट, जो मेन करंट है उसकी में जो करंट में परिवर्तन का जो विरोध कर रहा है उसको काय साइन से दर्शाएंगे, माइनस के। तो इन्होंने माइनस के साइन से दर्शाया। क्लियर है दोस्तों। तो विद्युत वाहक बल दिए गए फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होती है जब डिपेंड करता है टर्न। आपने इसलिए देखा होगा एक छोटी मोटर, उसमें लपेटे गए तारों की संख्या क्या होती है, कम होती है जब हम मोटर वाइंडिंग कराते हैं। पर एक बड़ी मोटर है तो उसमें तार जो लपेटते हैं हम, उसमें ज्यादा वायर वाइंडिंग की जाती है, ज्यादा वायर की जरूरत होती है। तो लपेटे गए भाई मैग्नेट भी, विद्युत भी, तो उसमें उतना ही बनेगा। एक बड़ा ट्रांसफार्मर है तो उसमें ज्यादा वोल्टेज में आएगा, पर उसमें लपेटे गए तारों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा। तो उसमें फ्लक्स का परिवर्तन भी क्या होगा दोस्तों, ज्यादा। दोस्तों अपना अगला है इंडक्टर के आकार के आधार पर कितना इंडक्टर होता है। तो इंडक्टर का मतलब होता है जब हम कोई तार ले, उस तार को एक कुंडली के रूप में लपेट दे या सीधा ऐसा घुमा दे तो वो इंडक्टर कहलाता। पर यदि आपने एक इंडक्टर यदि सीधा लिया, सीधा यानी एक तार है कापर का मोटा वाला, उसको सीधा रख दिया तो उसमें कितना इंडक्टर होगा, तो उसमें दोस्तों शून्य होता है या कम से कम होता है। क्लियर है दोस्तों। दूसरा, कुंडली के रूप में लपेट दे यानी कॉइल के रूप में, जैसे आपने ट्रांसफार्मर देखा है, ट्रांसफार्मर मोटर के एंडिंग करते तो हम कैसा करते हैं उसको, गोल, ठीक है, तो गोल चक्र के रूप में लपेट गया तो वहां पर सबसे ज्यादा इंडक्शन उत्पन्न होता है, इंडक्टर। याद रखिएगा। यदि हमने सोलेनाइट क्या होता है, यदि आपने कॉइल के रूप में लपेट दिया, ऐसा स्प्रिंग के रूप में, जैसा आपने देखा होगा आपके घर में पानी गर्म करने का हीटर भी होगा, वो हीटर पानी गर्म करने का जो हीटर होता है, उस हीटर इस तरह से होता है, तो वो किसके रूप में होता है, सोलेनाइट कॉइल। उसका क्या होता है, मध्य होता है। क्लियर है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि ये मेहनत सब आपके लिए ही हो रही है। हमारा उद्देश्य केवल हर गरीब से गरीब विद्यार्थी को शिक्षा देना है, जिसमें यूट्यूब पे निःशुल्क बच्चे कमेंट करते हैं सर क्या यूट्यूब पे फ्री है। अरे दोस्तों यूट्यूब पे बोल रहा कुछ एक बच्चे कमेंट्स आया सर यूट्यूब पे तो हर कोई फ्री पढ़ा रहा, तो भाई उनसे पढ़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको कहा स्पेशल घर जाके फ्री पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता बच्चों का कमेंट्स। तो थोड़ा सा ध्यान से कमेंट्स करें। कुछ बच्चे कुछ भी बोल देते, थोड़ा सा यदि आपको लग रहा है पढ़ना है जरूर पढ़िए, पर कम से कम एक रिस्पेक्टफुल कमेंट्स करिए जिससे दिल को हताश ना हो। इंडक्टर किस किस पर निर्भर होता है, तो इंडक्टर किस पर निर्भर होता है, हमारा कोर की चुंबकशीलता, एल को बोलते हैं इंडक्टर, कोर की चुंबकशीलता, यानी कोर काय की बनी हुई है, कोर काय की बनी, जैसे मैंने बोल दिया आपने लोहे की बनी, ठीक है, एक ने बोला एल्यूमिनियम की बनी और एक ने बोला हमने तांबे की बनी। आपने देखते हो आप वाइंडिंग कराने जाते हो तो आप बोलते हो भैया एल्यूमिनियम के तार की वाइंडिंग मत करना फैन में, पंखे में। तो क्यों, ऐसा क्यों, बोले उसकी चालकता कम होती है। चालकता कम होने के कारण उसमें चुंबक जो क्षेत्र बनेगा वो कम बनेगा, पर आप बोलते हैं हम कॉपर की वाइंडिंग करना। तो यह डिपेंड करेगा किसके समानुपाती होती कोर, आपने कौन से धातु का तार लपेटा है,
क्लियर है इतनी बात। दूसरा होता है लपेटे गए तारों की संख्या। लपेटे गए तारों की संख्या, भाई सीधी सी बात है, छोटा पंखा है और एक बड़ी मोटर है। बड़ी मोटर ज्यादा काम करेगी, उसमें चुंबक ज्यादा बनेगा, तो उसमें लपेटे गए तारों की संख्या भी ज्यादा। ऐसा नहीं कि भाई यार इस छोटे से पंखे में हमने देखा था वहां पे तो 300 वायर लपटे थे, तो ये 10 HP की मोटर में भी हम 300 वायर को क्या करते थे, लपेट देते। होगा क्या, लपेटे गए तारों की संख्या की क्या होता है, समानुपाती। अब जितना इंडक्टर इतना बढ़ेगा जब जितना लपेटे गए तारों की संख्या होनी चाहिए। इनमें से 2 बार क्वेश्चन आया MPPGCL में। कोर का क्षेत्रफल के भी समान होते, उसका एरिया कितना है, एरिया कितना समझना, एरिया कितना है, यानी भाई जो कोइल है आपने लपेटी, ये वाइंडिंग करने गए ये इसमें और एक छोटा सा है, तो आपने कितने एरिया में कोइल लपेटी, उसके भी क्या होती है, समानुपाती। क्लियर है सभी को। जितना इस छोटे वायर में लपेटोगे तो इंडक्टर कम होगा, बड़े भाग में लपेटोगे तो इंडक्टर ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लपेटे गए जो तार है टर्न है, उसमें गैप कितनी, उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। सर ये समझ में नहीं आया, समझो। व्युत्क्रमानुपाती जहां पे भी आता है उसका मतलब होता है उल्टा, यानी एल होता है गैप के उल्टा। गैप यानी होती खाली जगह, जैसे समझो ये 10 वायर लपेट दिए, उतनी जगह में हमने कितने वायर लपेटे, 3। किसमें गैप ज्यादा है, तो बोले सर बी वाले में गैप ज्यादा है, तो इंडक्टर कम किसमें होगा, बी वाले में। इंडक्टर ज्यादा किसमें होगा, एल वाले। गैप कम रखोगे, गैप जितनी कम रखोगे इंडक्टर उतना बढ़ जाएगा, गैप जितनी ज्यादा रखोगे इंडक्टर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गैप आप इसलिए वायर लपेटते हो, वाइंडिंग लपेटते हो तार की, तो ऐसा तो नहीं करते ना कि हमने ये पूरा जो हमारी स्लॉट है उसमें यहां पर 2 वायर लपेट दिए, फिर हारे दूर दूर लपेटेंगे, यहां पर वायर की संख्या कम हो जाएगी। तो जितनी आप गैप रखोगे वायर में, ठीक है, जितनी गैप रखोगे इंडक्टर उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसलिए गैप कम से कम होना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से इंडक्टर कितने कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो इंडक्टर कोर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इंडक्टर कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार। पहला कौन कौन सा होता है, वायु कोर। वायु कोर टाइप का वायु कोर क्या होता है, इस प्रकार का चोक जिसमें कोई कोर नहीं होती, यानी इस प्रकार की कुंडली जिसमें कोई कोर नहीं। कोर का मतलब यानी इसके अंदर कोई ऐसा भाग नहीं रखा। जैसे मैंने रखा ट्रांसफार्मर, आपने सभी ने देखा होगा, तो वह पत्तियां होती, उस पत्तियों के ऊपर क्या कर जाती है, वाइंडिंग लपटी जाती है। पर इसमें ऐसा कोई सा भी भाग नहीं होता जिसमें हम वाइंडिंग को लपेट दें। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से कोइल को लपेट देते हैं। आपने घर का पानी का हीटर देखा, वो इस तरह से होता है, कोई भाग नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं एयर कोयर, एयर क्रोड टाइप इंडक्टर। इसमें कुंडली के रूप में होती है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है दोस्तों। दूसरा होता है फेराइट क्रोड युक्त। फेराइट कोर क्या होता है, तो फेराइट पहले मैं बता दूं। देखो ये जो तार लपटा है, ये जो अंदर वाला भाग है ये गोल गोल, ये क्या है, फेराइट। अब फेराइट क्या होता है, तो ये 2 धातु से मिलकर बना होता है, लोहा प्लस कार्बन। लोहा प्लस कार्बन, कार्बन का चूर्ण बोलते, ग्रेफाइट भी बोल देते हैं। लोहा और ग्रेफाइट या कार्बन का चूर्ण, इनसे मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं हम फेराइट कोर। ठीक है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर फेराइट की कोर यूज की जाती है। ठीक है, इस कोर में क्या होता है, चोक के प्रेरक तत्वों का मान कुछ सीमा तक हम बड़ा घटा सकते हैं। यानी हम जो चोक होता है, ठीक है, जो हमारा इंडक्टर होता है, उसका मान को हम बड़ा और घटा दोनों सकते हैं। इसका उपयोग रेडियो रिसीवर और रेडियो ट्रांसमीटर में किया जाता है। यानी रेडियो को रिसीव करने, उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फेराइट कोर का। क्लियर है दोस्तों, आपको दिखी होगी फेराइट कोर। दूसरा होता है लोहा क्रोड युक्त। लोहा यानी आयरन, ये देखो अब यहां पर लोहे की कोर, यानी ये लोहे की का भाग था और इस पर मैंने तार लपेट दिया, तो इसको बोलेंगे जो यूज करी क्रोड यूज करी वो काय की, लोहा की। तो इस प्रकार की चोक होती है जिसमें नर्म लोहे का यूज करते हैं, यानी सॉफ्ट आयरन का। किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग प्रेरक तत्वों के मान को बढ़ाना, यानी इंडक्टेंस के मान को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या करते हैं हम, फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी जो हमारी पुरानी ट्यूबलाइट रहती थी, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा एक तो स्टार्टर लगा रहता था और एक इस टाइप से डब्बी लगी रहती, जिसको बोलते चोक। तो ये क्या करता था, प्रेरक तत्वों के मान, इंडक्टेंस का मान को क्या करता था, बढ़ाता। सोडियम वेपर लैंप क्या होता है, जो आपने देखा होगा, जो आपके चौराहे और कॉलोनी में इस तरह से खंबे होते हैं, खंबे के ऊपर लैंप लगा रहता है। ठीक है, उसमें जो लैंप होता है उसमें भी जो कैपेसिटर, जो चोक का काम कर रहा था, वो चोक कौन सा था हमारा, आयरन क्रोड युक्त। ठीक है, क्लियर है। और इसका उपयोग एक और किया जाता है दोस्तों,
लोहा क्रोड युक्त चोक का उपयोग रेक्टिफायर में फिल्टर करने के लिए। रेक्टिफायर क्या होता है, जब एसी करंट को डीसी करंट में बदलते, जैसे हमारा चार्जर होता ना, हमारे चार्जर मोबाइल के अंदर बैटरी लगी, पर हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो एसी आ रही है, तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए पूरी प्रोसेस कहलाती है रेक्टिफायर। क्या कहलाती है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या करेगा आप समझो, हमारा जो करंट बना, क्या कौन सा आ रहा घर में? एसी। अब आपने क्या लगाया यहां पे? रेक्टिफायर, यानी डायोड लगाया। क्या लगाया? डायोड। इस तरह से क्या लगा दिया? डायोड। अब डायोड ये लगाया तो ये कहां से करंट में बन गया? एसी करंट। कौन सा करंट? एसी करंट का में बन गया डीसी। अब इसमें क्या हो गया? डीसी करंट तो बना, पर इसमें कुछ गुण काय के आगे? एसी के आगे। काय के आगे? एसी के। तो इसको फिल्टर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? चोक का। फिर यहाँ पे हम चोक लगाते, क्या लगाते हैं? चोक। और चोक क्या कर देता है? इसको फिल्टर करके प्योर डीसी देता है। क्लियर है? जो एसी जो पल्स है, इसको बोलते हैं पल्स। कुछ यदि किसी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करा और उसमें फिर भी एसी के कुछ गुण आ जाए, उसको बोलते हैं पल्सेशन या पल्स। अगला होता है प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? प्रेरक क्या होता है? वो भाग जो चीज पदार्थ का बना हुआ है जिसके कारण करंट में होने वाला परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ठीक है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, लोहा, जिससे आपने कुंडली को लपेटा, वो कहलाएगा प्रेरक। ठीक है, अब प्रेरक तत्व क्या होता है? जिसको बोलते हैं इंडक्टेंस है। ये केवल एसी सर्किट में होता है, डीसी में नहीं होता। प्रेरक तत्व इंडक्टेंस केवल किसमें होता है? एसी सर्किट में। एसी सर्किट का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मान में होने वाला परिवर्तन का विरोध करे। यानी आपने यहां पर एसी सप्लाई दी, और एसी सप्लाई किस तरह से जाती है आपको पता है? इस तरह से। अब ये कम ज्यादा हुई, एसी करंट कम ज्यादा हुई, तो उसका जो विरोध करता है, जिसके अंदर भी ऐसा गुण है कि एसी करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, जिसके भी अंदर ऐसा गुण है, वो गुण क्या कहलाएगा? इंडक्टेंस। क्या कहलाएगा? इंडक्टेंस। और हिंदी में बोलेंगे प्रेरक तत्व। क्लियर है? प्रेरक तत्व को क्या बोलते हैं हम? किसने दिया था इसको? हेनरी ने दिया था, इसलिए इसका मात्रक हम एल रखते हैं। क्या रखते हैं? एल। मात्रक एल रखते हैं। और हेनरी, जहां जहां इंडक्टेंस की बात आई है, इसको हम क्या लिखते हैं? एल। क्लियर है? अब ये किसके कारण हुआ था? तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था? नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, जो इंडक्टेंस होता है वो लपेटे गए तार, उत्पन्न हुई फ्लक्स बटे समय के अंतराल होता है। यानी जो इंडक्टर का एल, लपेटे गए तारों की संख्या, उसमें फ्लक्स के परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, किसी भी कुंडली में प्रेरक तत्वों को ज्ञात करने का सूत्र एग्जाम में आता है। ठीक है, कि किसी कुंडली में प्रेरक तत्वों को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो एन बराबर d5 dt, ये एक सूत्र होता है इसको। और जिसके पहले पढ़ा वो सूत्र, 3 सूत्र आपको आएंगे इसमें का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ भी ले सकते हो। जो रोज ग्रुप में जुड़े हुए मेरे से, उनको डेली क्यूज क्वेश्चन मिलते हैं, वीकली आपको टेस्ट मिलेगा, उसमें सारी चीज, बहुत सारी चीजें, तो आपको कुछ फायदा ही मिलेगा यदि आप ग्रुप ज्वाइन करते हो। तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए, डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए, आप वहां पर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो अगला होता है, 2 प्रकार के इंडक्टेंस होते हैं। इंडक्टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो सेल्फ इंडक्शन होता है और दूसरा होता है हमारा म्यूचुअल। अब हम पहले सेल्फ पढ़ लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन यानी खुद। सेल्फ का मतलब होता है स्वप्रेरण, का मतलब होता है खुद। स्वप्रेरण, स्व यानी खुद, सेल्फ यानी खुद। तो दोस्तों समझा, जब किसी कुंडली में हम करंट दे और करंट दे तो उसमें करंट में होने वाला परिवर्तन के कारण उस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाए? वोल्टेज हो जाए। और जब कुंडली खुद, एक कुंडली ऐसा काम कर रही है, एक ही कॉइल, उसको बोलते हैं हम स्वप्रेरक तत्व या सेल्फ इंडक्टेंस। ये मैंने एक कुंडली थी, एक कॉइल के रूप में कुंडली ली थी, मैंने यहां पर एसी सप्लाई दी, तो इसमें करंट गया, यहां से करंट गया। अब इसमें करंट में परिवर्तन के कारण इसमें क्या बन गया? आसपास चुंबक बन गए। क्या बन गए? चुंबक। तो चुंबक किसके कारण बनी? फ्लक्स के परिवर्तन के कारण। तो करंट में जो परिवर्तन हुआ, तो खुद एक कुंडली ने अपने अंदर क्या बना लिया? वोल्टेज बना लिया। ऐसा यदि एक कुंडली के कारण हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरक तत्व। इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर में। याद रखिएगा, स्वप्रेरक तत्व का उपयोग कहां करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर में। स्वप्रेरक तत्व का फार्मूला क्या होता है? तो समझो, स्वप्रेरक तत्व के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिससे आरोपित विद्युत वाहक बल भी कार्य करता है। समझो मेरी बात को। जब हमें कुंडली बनी, उस कुंडली में क्या हो रहा है? एक वोल्टेज प्रेरित हो रहा। एक कुंडली बनी तो हमने इसमें वोल्टेज दिया, तो इसमें जब वोल्टेज देने पे फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें भी क्या उत्पन्न हो गया? वोल्टेज। अब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज एक दूसरे का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध। इस विरोध को बोलते हैं कौन सा वोल्टेज? इनके कारण इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ।
बेक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल, एक दूसरे का विरोध करते, भाई तू आगे जाएगा मैं आगे जाऊंगा, तुम ताकतवर तू ताकतवर, तो ये बोल कहलाता है विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसको बोलते हैं हम बेक ईएमएफ। क्लियर है? ठीक है, एक एग्जाम में आया था कि विरोधी विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इसका सूत्र क्या होता है, ई यानी क्या होता है, विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज का उत्पन्न होना, किसके कारण, करंट में होने वाला परिवर्तन। डी बाई डी टी कहीं भी लिखा हो दुनिया में, इसका मतलब ये था ये उसमें होने वाले परिवर्तन को बताता है। किसमें हुआ, करंट में परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ, ये होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। सर किसके कारण हो रहा है, करंट में होने वाले परिवर्तन। ये परिवर्तन बताता है डी बाई डी टी, किसमें, करंट में। टी का मतलब समय के अकॉर्डिंग, एल क्या होता है, इंडक्टर, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आता है विद्युत बेक ईएमएफ, इसे इंडक्टर में बेक ईएमएफ का सूत्र, तो इससे भी निकाल सकते दोस्तों। क्लियर है? अब है ना, अब लास्ट टाइम है ना इन्होंने एसआई यूनिट पूछ ली थी इसकी, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, उन्होंने पूछा इंडक्टर की एसआई यूनिट इनमें से कौन सी है, तो इंडक्टर को ऐसा ही रखो, ये ऊपर ले जाओ, ई डी टी अपन डी आई, हाँ या ना। ई का मतलब क्या होता है, वोल्ट, वोल्टेज को हम क्या में नापते हैं, वोल्ट में। टाइम को काय में नापते हैं हम, समय में, हाँ है ना। और आई को हम काय में नापते हैं, एम्पियर। तो भैया क्या होगा, वोल्ट समय एम्पियर, इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट। वोल्ट सेकेंड एम्पियर, इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट। ठीक है, आपको याद रखना, ये भी एसआई यूनिट एग्जाम में आई थी, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। वो पूछते हैं इंडक्टर की एसआई यूनिट कौन सी, तो आपको ये फार्मूले याद करना है। कितने फार्मूले याद करना है, कॉपी में नोट कर लो। पहला होता है एल ई बाई फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है एल डी आई बी टी डी टी, ठीक है। तीसरा फार्मूला होता है ठीक है फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। ये तीन फार्मूले, ठीक है। तीनों फार्मूले पे आपको क्वेश्चन बेस्ड होते। क्लियर है? ये मैंने दो फार्मूले पढ़ा चुका हूं, ये तीसरा फार्मूला ये था, इसलिए आपको क्लियर कर दिया। अब सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल में, तो ये सोलेनाइड कॉइल है। जब हम किसी कॉइल को इसे कुंडली के रूप में, स्प्रिंग के रूप में लपेट देते तो उसको बोलते हैं सोलेनाइड। अब सोलेनाइड कॉइल का सूत्र क्या होता है, एग्जाम में है ना, इससे क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल लास्ट टाइम आपको एमपीपीजी सेल के पेपर में। तो क्या होता है, इंडक्टर को हम एल से दर्शाते हैं, म्यू जीरो क्या होता है, चुंबकशीलता। क्या होता है, चुंबकशीलता कि किसमें कितनी चुंबक बन रही है, ठीक है। एन यानी लपेटे गए तारों का वर्ग, इसका क्षेत्रफल बटे 2 पाई आर, सॉरी एल बटे एल, कितनी लंबाई है, समझो। म्यू यानी चुंबकशीलता, आपने कौन सा तार यूज करा, एल्यूमिनियम कॉपर, कौन सा यूज करा वो डिपेंड करता है। एन इसके लपेटे गए तारों की संख्या, क्या होगा स्क्वायर, देखो कैसा होगा स्क्वायर। आपने एक बार ऊपर लिया फिर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, कितनी बार लपेटा कॉइल, 2 बार, तो एम स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल आपने एरिया कितना रखा है, यानी कितने एरिया तक फैलाई है, हाँ है ना। और अब कितनी लंबाई है उस वायर को, जैसे मान लीजिए अब इस वायर को मैंने एक पाइप ये था और एक पाइप ये था, तो तार की लंबाई इसमें ज्यादा किसमें लगेगा, इसमें लगेगा, और इसमें कम, तो लंबाई क्या है, तो म्यू जीरो चुंबकशीलता, उसमें चुंबक क्या है, एन लपेटे गए तारों का स्क्वायर, ए यानी उसका क्षेत्रफल, और एल यानी लंबाई, तार की कितनी लंबाई, ये इसका सूत्र होता है। सेल्फ इंडक्ट सोलेनोइड कॉइल आप उतार लीजिएगा, ये रहा है ना, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आप यदि पीडीएफ जो मेरी डेली क्लास जो हमारे देख रहा है और उसके बाद हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको उतारने की जरूरत नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोराइड, टोराइड क्या होता है, जब हम किसी को ऐसा गोल लपेट है ना, कोई गोल इंडक्टर, उस पर गोल कॉइल है, गोल यानी एक धातु वो है भाग है, और उस पर हम तार लपेट दे, और उस तार को इस तरह से हम भाग को बोलते हैं टोराइड। क्या बोलते हैं, टोराइड। अब ये टोराइड क्या कहलाता है, टोराइड का सूत्र क्या होता है, तो टोराइड का सूत्र वही इंडक्टर निकालने का, एल चुंबकशीलता क्या होता है, वही म्यू जीरो, लपेटे के तारों की संख्या क्या होती है, एन स्क्वायर, हाँ है ना। इसका क्या होता है, क्षेत्रफल। अब दोस्तों ये किसके रूप में लपेटा गया है, ये आपको दिख रहा है वृत्त, वृत्त यानी क्या होता है, गोला। उस गोले का हम सभी को पता है 2 पाई आर क्या होता है, परिधि क्या होती है उसकी 2 पाई आर, यानी इसका ये पूरे यहां से लेके यहां तक क्या होता है 2 पाई आर। तो इसलिए कितने एरिया कवर कर रहा है, तो ये क्या लगेगा 2 पाई आर। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यानी हमारा फैन वाइंडिंग और ये जब होती है तो उसमें इंडक्टेंस जो भी हम यानी गोल लपट रहे कॉइल को, तो वो इंडक्टेंस इस तरह से निकालते हैं।
एल बराबर म्यू जीरो चुंबकशीलता बताती है, एन लपेटे गए तारों की संख्या होती है, ए होता है क्षेत्रफल और 2πr होता है उसका इसका क्या परिधि। अगला अननोन पेरेंट म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब सर कैसे करता है? जब हम एक कुंडली रखें, एक कुंडली, ये कॉइल समझो, मैंने ट्रांसफार्मर में एक कॉइल लपेटी, हाँ है ना, इसमें मैंने एसी करंट दिया। अब ये कॉइल है तो इसमें करंट क्या है? करंट में होने वाले परिवर्तन के करंट में क्या हुआ? इसमें यहाँ परिवर्तन हुआ, करंट मैंने कम ज्यादा हुआ, परिवर्तन हुआ। करंट में परिवर्तन होने के कारण जब दूसरी कॉइल, जो दूसरी कुंडली कॉइल रखी है उसमें ईएमएफ बन जाए, क्या बन जाए? ईएमएफ, वोल्टेज बन जाए, तो इस गुण को बोलते हैं अननोन पेरेंट। ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब एक कॉइल दूसरी कॉइल के पास रखी है और एक कॉइल को हम करंट दे रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, हम पहले में क्या दे रहे? करंट दे रहे हैं। करंट देने पे दूसरे में क्या उत्पन्न हो जाए? पहले में यदि करंट में परिवर्तन हो और परिवर्तन होने के कारण दूसरे में वोल्टेज बन जाए, इसी को हम बोलते हैं अननोन पेरेंट। और ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर काम करता है, अननोन पेरेंट पे, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सूत्र क्या होता है? एम बराबर कितनी कॉइल लपेटी? L1 और L2, इंडक्टर L1 और इंटू L2। क्लियर है? ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। एम यानी म्यूचुअल इंडक्शन हेनरी में होता है। लपेटे गए पहले तार का म्यूचुअल इंडक्शन यानी इंडक्टेंस, दूसरे कॉइल का इंडक्टेंस L2। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा अगला होता है कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर क्या होता है? कपल का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। जब दो इंडक्टर, दो कुंडलियों को हम जब रखते हैं पास में, तो उसके जो फैक्टर कहलाता है उसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। जैसे दो कॉइल है जिसमें पहला है L1 और L2, यदि उसमें अननोन पेरेंट म्यूचुअल इंडक्शन एम है, तो उसमें जो मैग्नेटिक, जो सर्किट में मैग्नेटिक आइसोलेशन हुआ है, वही क्या कहलाता है? हमारा कपलिंग फैक्टर। अब कपलिंग फैक्टर का सूत्र क्या होता है? तो यहां होता है, याद रखिएगा, एम समानुपाती रूट L1 इंटू L2। जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट लगाते के। क्या बता दो कुंडलियों के बीच कितना कपलिंग है, यानी कितने एक दूसरे से जुड़ी हुई है चुंबकीय रूप से। जैसे मान लीजिए, समझो ये मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया, एक ट्रांसफार्मर बनाया, ये मैंने इस पे तार लपेटा, पहले प्राइमरी वाइंडिंग और ये दूसरी वाइंडिंग, हाँ या ना? क्लियर इतनी बात? अब ये एक दूसरे से कितने मैग्नेटिक रूप से इसमें करंट देना, इसमें करंट देने में परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गया? वोल्टेज। पर यहां से चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है, तो ये एक दूसरे से कितनी कनेक्टेड है चुंबकीय रूप से, इसको कहते हैं हम कपलिंग फैक्टर। तो ये कपलिंग फैक्टर बताता है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल के बीच होता है, समानुपाती होता है किसके? L1 इंटू L2 के स्क्वायर के, तो इसको रूट लगाते हैं। और के क्या बताता है? दोनों कुंडलियों के बीच क्या कितना गुणांक है, तो के निकाल दिया हमने कांस्टेंट। अब इसको के को यदि वो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, कि दो कुंडलियों के बीच कितनी कपलिंग है, तो आपको यहाँ पे के निकालना, तो कुछ नहीं करना है, के को ऐसा रखना है, इसको L1 L2 को उठा के कहाँ लाओगे? नीचे। देखो ये लिया है एम अपॉन L रूट L1 इंटू L2। क्लियर है? ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, या हमारा आइसोलेट है, ठीक है। तो याद रखना, कपलिंग फैक्टर के नाम का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। आदर्श रूप, आदर्श यानी आइडियल फॉर्म, जिसकी हम कल्पना कर सकते, ऐसा होता नहीं कभी, उसका कपलिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 होता है। एग्जाम में आता है कि ऐसा है आदर्श ट्रांसफार्मर, उसकी कपलिंग फैक्टर का मान कितना होता है? तो 1। इसका मतलब ये होता है, जो पहली कुंडली में जो फ्लक्स बनी है, समझना, जो पहली कुंडली में जितनी फ्लक्स बनी, यानी जितनी इसमें चुंबक बनी, यानी 10 चुंबक बनी, उतनी कुंडली कहां पर चली जाएगी? 10 किसमें चली जाएगी? हमारी सेकेंडरी में। तो इसको बोलते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर की कपलिंग। तो कितना इसके हमेशा मान कितना होता है? 1। समझ गया आगे होगा? अब समझना, यदि प्रायोगिक तौर पे बात करें तो कपलिंग का फैक्टर का मान क्या होता है? 1 से क्या होता है? कम होता है। 1 से क्या होता है? कम, यानी अधिकतम कितना होता है? 1 से कम। समझना, ये मैंने क्या चुंबक लपेटा, हाँ या ना? यानी कॉइल लपेटी, इस कॉइल को इधर भी लपेटी, अब इस कॉइल को यहां लपेटी और इधर लपेटी। अब इसमें जो चुंबक बना,
करंट देने पे। इधर मान लो 10 चुंबक बना तो इधर 8 या 7 बन रहा है। इसी कारण तो भैया क्या होता है, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन। तो भाई हम इसका मान क्या हो सकता है, 1 से कम या ज्यादा हो सकता है। क्लियर। आइसोलेट, आदर्श का एक होता है आइसोलेट, यानी पूरी तरह से क्या है, एक दूसरे से अलग है, कोई चुंबक नहीं है, तो वहां पे के का मान 0 होगा। क्लियर इतनी बात, तो आपको ये याद रखना है। अब इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे होती है, तो दोस्तों याद रखना, इंडक्टर में जो एनर्जी बनती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है चुंबकीय रूप में। बहुत बार क्वेश्चन आया, चुंबकीय रूप में किसमें ऊर्जा बन रही है, इंडक्टर के रूप में। इसका सूत्र होता है ऊर्जा का W बराबर L I स्क्वायर। आपने गतिज ऊर्जा पढ़ी, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। वैसे यहां पे आया L यानी इंडक्टर, I यानी करंट के कारण हो रही है, करंट में परिवर्तन, और आधा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, ऊर्जा। क्लियर दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा कि दो अननोन पेयर हैं, दो 12 हेनरी और 12 हेनरी की इकाई के रूप में युग्मित कुंडलियां, उनके मध्य अन्योन प्रेरक तत्व क्या होता है। तो अन्योन प्रेरक तत्व क्या होता है, अन्योन प्रेरक तत्व क्या होता है, एम बराबर युग्मित कुंडली, उनके मध्य अन्योन प्रेरक, एम बराबर L1 इंटू L2 का स्क्वायर। इनके बीच में कपलिंग कितनी है, तो कपलिंग का फार्मूला क्या होता है, एम बराबर L1 इंटू L2 रूट। तो एम बराबर क्या होता है, रूट क्या होता है 12, L1 और L2 12, 12 और 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 12 यानी 12 गुणा 144, और इसका रूट लोगे तो इधर रूट हटाओगे तो यहाँ क्या लगाना, वर्ग। तो एम का कितना हो जाएगा 12, तो कितना इसमें म्यूचुअल इंडक्शन कितना आएगा हमारा 12। क्लियर है दोस्तों, ये सूत्र पे मैंने एक सवाल भी आपको करवा दिया। अगला होता है प्रेरक क्या संयोजन, यानी प्रेरक को किस तरह से संयोजन करा जाता है। तो प्रेरक को दो प्रकार से, इंडक्टर को दो प्रकार से यूज करते हैं, एक तो सीरीज की तरह और एक समांतर की तरह। सीरीज का सूत्र, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे यहां पर होता है L1 L2 L3। तो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। क्लियर है सीरीज का फार्मूला, यानी सारे इंडक्टर एक साथ बैठे हो तो सीरीज में क्या हो जाता है, एक लाइन में बैठे हो तो जुड़ जाता है। अगला होता है समांतर कनेक्शन। समांतर कनेक्शन क्या होता है, जैसे हमारा प्रतिरोध में समांतर कनेक्शन होता है, वो ऐसा ही इसमें ही जो इंडक्टर में भी समांतर कनेक्शन होता है। तो ये देखो, एक कुंडली आमने सामने बैठी है, तीनों कुंडली क्या होती है, आमने सामने बैठी है। तो आमने सामने बैठी तो इसका सूत्र होता है 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 बटे 1/L3। क्लियर है दोस्तों, तो ये दो सूत्र पर क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए सारी चीजें आपको बताना मेरी जिम्मेदारी है। अगला होता है समय स्थिरांक। समय स्थिरांक क्या होता है, हमारी जो कुंडली होती है उस कुंडली को हम चार्ज और डिस्चार्ज, कितने समय में हम वो चार्ज होगा और कितने समय तक डिस्चार्ज होगा, यही परिभाषा क्या कहलाती है, टाइम कांस्टेंट या समय स्थिरांक। एक इंडक्टर सर्किट में वह समय जिसमें वो चार्ज हो रहा है, उसमें कितना चार्ज जा रहा है, वो समय समय स्थिरांक कह रहा है, और किस समय तक डिस्चार्ज हो रहा है वो भी क्या कह रहा है, समय स्थिरांक। याद रखेगा, समय स्थिरांक का वह मान जिसमें वो कितना बचे, 36.8% बचे, तो वो कहलाता है डिस्चार्ज पोजीशन। क्या कहलाता है, डिस्चार्ज। एग्जाम में आता है कि इंडक्टर डिस्चार्ज कब होता है, तो 36.8% बचा है, तो वो क्या कहलाता है, डिस्चार्ज। सर इसका सूत्र क्या होता है, तो इसको बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं, समय स्थिरांक को क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ बराबर होता है L/R। क्या बोलते हैं, L/R। L होता है इंडक्टर, इंडक्टर को घुमाए तो उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के गुण भी आते हैं। इंडक्टर में जो शक्ति होती है वो हमेशा 0 होती है दोस्तों। अब हम बेसिक सारी चीजें और पढ़ते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव लोड क्या होता है, तो ये बेसिक सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इंडक्टिव लोड क्या होता है, एक ऐसा विद्युत भार जो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, यानी जिसमें करंट देने पे चुंबक बन जाता है, चुंबकीय ऊर्जा बनती है, वो सभी लोड क्या कहलाते हैं, हमारे इंडक्टिव लोड। जैसे हमारे मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब क्या है, इंडक्टिव लोड पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इंडक्टिव लोड। सबको क्लियर हुआ इंडक्टिव लोड। ठीक है, अब इसका क्यों इंडक्टिव लोड समझ में आ गया होगा। अब होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्लियर, इंडक्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब ऐसा सर्किट जुड़ा है जिसमें केवल इंडक्टिव लोड, या तो ट्रांसफार्मर लगा है, या तो पंखे लगे हैं, मोटर लगी है, जिसमें बल्ब कोई दूसरी चीज नहीं लगी, केवल ऐसा जिसमें करंट देने पर चुंबक बन रहा है, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो ऐसे को बोलते हैं हम प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो ऐसे सर्किट में क्या होता है, केवल क्या होता है, इंडक्टर होता है, कोई ना तो प्रतिरोध होता है ना कोई कैपेसिटर होता है।
ऐसे को हम बोलते हैं इंडक्टर सर्किट। अब शुद्ध इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, जब एक एसी वोल्टेज, ये केवल किस पे लागू होता है, एसी वोल्टेज पे, डीसी वोल्टेज पे लागू नहीं होता, याद रखना है ना। एसी वोल्टेज में क्या होता है, जब करंट धीरे धीरे बढ़ता है तो वोल्टेज अपने शिखर मान पे पहुंच जाता है, उसके बाद अधिकतम होता है, ठीक है। और वोल्टेज क्या होता था, अपनी ध्रुवता के साथ बदलता है, और करंट भी अपनी दिशा बदलता है। समझना, ये मेरा लगा है एसी सप्लाई दी, मैंने इंडक्टिव लोड यहाँ पर लगा दिया, मैंने मोटर, ये पंखे की मोटर लगा दी। अब क्या होगा, जब शुरू में प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता समझना, करंट और वोल्टेज एक साथ निकलेंगे, हाँ या ना, ये करंट निकला आई है ना, और ये हो गया वोल्टेज वी, एक साथ निकले, फिर इसी करंट ऊपर नीचे जाता है, हाँ या ना, जा रहा है सर, हाँ या ना। अब ये एक साथ निकले तो एक साथ है, पर एक साथ ऊपर नीचे नहीं जाते हुए क्या होता है, जब अपने शिखर यानी चोटी के मान पे पहुंचते हैं तो वोल्टेज आगे निकल जाता है, करंट कहां रह जाता पीछे, करंट क्या रह जाता पीछे। तो ऐसे सर्किट कितने डिग्री पीछे रह जाता है, 90 डिग्री, कितने डिग्री पीछे रह जाता है, 90 डिग्री पीछे रह जाता है। ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसलिए आपने देखा होगा हमारी मोटर होती है ना जो पंखे की, उसमें कैपेसिटर लगाते हैं, कंडेंसर बोलते हैं जिसको, कैपेसिटर या गुल्ला बोलते हैं, जो भी वर्ड यूज करते होंगे। तो इसीलिए, क्योंकि वहां पर इसलिए लगाते हैं कैपेसिटर कि हमारा जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे रह जाता है इंडक्टिव सर्किट में। जो प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब केवल जहां पर इंडक्टर है, यानी आपने केवल कोई लपटी हुई पे काम, चुंबक बन रहा है उसमें, करंट देने पे चुंबक बना, जैसे पंखा हो गया, केवल पंखा ही लगा है, उसको करंट दे रहे तो उसमें करंट गया तो चुंबक बना, चुंबक देने के कारण करंट क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है। अब वोल्टेज और करंट जब एक साथ निकले थे तो वोल्टेज तो आगे निकल गया करंट में परिवर्तन होने के कारण, और करंट क्या रह गया, पीछे रह गया। तो करंट पीछे रह जाने के गुण को हम क्या बोलते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट। कितने डिग्री पीछे रहता है, तो एग्जाम में आता 90 डिग्री। लास्ट टाइम भी अभी मार्च में जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा था, इंडक्टिव सर्किट में करंट कितने डिग्री होता है, तो 90 डिग्री पीछे रह जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें क्या होता है, जब करंट पिछड़ने के कारण, तो इसमें क्या होता है, बैक ईएमएफ पैदा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो वोल्टेज हो रहा है, ठीक है, उसमें करंट क्या हो रहा है भाई, जो करंट क्या हो रहा है, प्रारंभ नहीं हो पा रहा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, और विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ। अब इसको हम कम करने के लिए हम फिर क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। तो दोस्तों समझना, ये हमारा एसी करंट था, हाँ है ना। यदि पूछे प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, तो समझो ये हमारा एसी करंट है, क्लियर है। एसी करंट बार बार क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। एक साथ करंट निकला, एक साथ वोल्टेज जा गया, पर वोल्टेज आगे निकल गया किससे, करंट से, कितने डिग्री, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इसको फिर हम कम करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो दोस्तों कितने डिग्री पीछे रह जाता है, तो हमारा ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये हमारा वोल्टेज है, हम सर्किट बना रहे हैं, ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये कितने डिग्री, ये 90। आपने समकोण पढ़ा होगा, आपने चांदा देखा, डिवाइडर, और डी यहाँ पे 90 डिग्री रहता है ना। अब मैंने इसको चांदे को उल्टा रख लिया, तो वोल्टेज यहाँ रह गया और करंट यहाँ पीछे 90 डिग्री, यानी यहाँ से निकलना चालू हुए थे, पर करंट कितने डिग्री पीछे हो गया, 90 डिग्री। किससे, वोल्टेज से। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट या शुद्ध प्रेरणी प्रतिघात। अब इसमें क्या होता है, कितने डिग्री पीछे हो जाता है, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं लेगिंग या पश्चगामी। इंडक्टिव सर्किट को हम बोलते हैं 90 डिग्री लेगिंग, ठीक है। और 90 डिग्री इसमें जो पावर फैक्टर बनता है, याद रखना, इंडक्टर में जो पावर फैक्टर होता है उसका मान 0 होता है। क्यों होता है सर, समझो, कोस 90 का मान हमेशा 0 होता है। क्या होता है, कोस 90 डिग्री का मान हमेशा क्या होता है, 0। तो यहां वोल्टेज और करंट में 0 का गुणा करेंगे 0, तो लेगिंग पावर फैक्टर 0। क्लियर है, यहां पर पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, और कितने डिग्री पीछे हो जाएगा, करंट 90 डिग्री। अगला होता है प्रेरणी प्रतिघात। ये अभी वही सेम है। प्रेरणी प्रतिघात क्या होता है, तो ऐसा जब किसी अल्टरनेटिव करंट के कारण इंडक्टर जिसमें लगा, क्या इंडक्टर लगा, यदि हमारा एसी सर्किट है उसमें इंडक्टर लगा है, तो उसमें करंट में होने वाले परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसी को बोलते हैं प्रेरणी प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये केवल एसी सर्किट में होता है। एसी करंट में होने वाले प्रवाह का जो विरोध करता है उसको हम इंडक्टर या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। यानी एसी करंट में जो परिवर्तन हो रहा बार बार, उसको बोल रहा कि मैं होने नहीं दूंगा, जिसके अंदर ऐसा गुण होता है उस गुण को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरणी प्रतिघात। इसको काय से दर्शाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे ही एसी सर्किट में करंट में होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं, एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है एक तरह से। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम एक्स एल से दर्शाते हैं।
ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किससे दर्शाते हैं, एक्सएल। इसका सूत्र होता है 2 पाई एफ एल, ठीक है, 2 पाई एफ एल, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। याद रखने का, रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है, ओम होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिएक्टेंस का सूत्र हेनरी होता है, सॉरी, इंडक्टेंस का सूत्र हेनरी होता है। इंडक्टिव रिएक्शन प्रेरणीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम। देखो इसका सूत्र क्या होगा, 2 पाई एफ एल। हमारा एसी करंट है, हाँ या ना, कि ये हमारा कितना होता है, जब हमारा आपने व्रत देखा होगा, आधा व्रत कितना होता है 180 डिग्री, ये पूरा व्रत कितना होगा 180, 180 कितना होगा 360 डिग्री। एक पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई इसलिए लिखा है। भैया आप बोलते हो ना एसी करंट ऊपर, एक साइकिल कब बनेगी, जब एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ये पूरा कितना कहलाता है, यहां से यहां तक 360 डिग्री, हाँ या ना। तो ये 2 पाई एफ, एक सेकंड में तय की गई साइकिल, कितनी आवृत्ति एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं आवृत्ति, एल। और और एल क्या होता है, इंडक्टर। क्लियर इतनी बात। तो भाई प्रेरणीय प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस का सूत्र होता है एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल, जहां एफ है फ्रीक्वेंसी, एल है इंडक्टेंस, और हमारा पाई है जो बार बार करंट कितने डिग्री पर चेंज हो रहा है, तो 360 डिग्री पर अपनी एक साइकिल बदलती। क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा ये सूत्र एग्जाम में आता ही आता है, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। जब किसी कुंडली में प्रेरक तत्व और प्रेरणीय प्रतिघात तभी होता है जब उसमें एसी दे रहे हैं। याद रखना, यदि कोई कोइल है कुंडली, यदि उसमें आपने एसी सप्लाई दी तो ही उसमें प्रेरक तत्व के गुण आएंगे, इंडक्टेंस के गुण आएंगे, यार प्रेरणीय प्रतिघात के गुण रहेंगे। डीसी में नहीं होता। सर ऐसा क्यों, डीसी में क्यों नहीं होता, देखो प्रेरणीय प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, एक्सएल 2 पाई एफ एल। हमारे डीसी में जो आवृत्ति होती है वो सीधी जाती है, डीसी करंट में जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है, 0 होती है, क्योंकि एसी करंट बार बार क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, डीसी करंट सीधे जा रहा, कोई बदल ही नहीं रही, तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, 0। यदि यहां पर 0 रखेंगे तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, ट्रांसफार्मर में डीसी करंट देंगे तो क्या होगा, तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या हो जाता है, 0। क्लियर है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में यदि आप डीसी करंट दोगे तो क्या होगा, वहां पर डीसी करंट देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो इंडक्टिव रिएक्शन का सूत्र होता है एक्सएल 2 पाई एफ एल। क्लियर है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, कि जो मैंने पढ़ा है वो आपको रियल में क्वेश्चन आए भी है कि नहीं एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों अभी तक की जो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जो लोग रेगुलर क्लास देखते हैं तो उनसे एक ही निवेदन है कि प्यारा सा कमेंट्स करें यदि वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो इंडक्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण ईएमएफ पैदा हो जाए, उस कॉइल में उस गुण धर्मों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उस धर्म को, प्रेरक तत्व, इंडक्टेंस, ठीक है। यदि कोई कॉइल है, उस कॉइल में क्या हो रहा है, एक कॉइल बनी रखी है, कोई कॉइल में आपने क्या करा, करंट में होने और परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो गया, फ्लक्स, उसको बोलते हैं प्रेरक तत्व या इंडक्टेंस। अगला, भार के स्विच ऑफ करने में स्पार्किंग होने का कारण किसी परिपथ में होता है। दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है, जब हम इंडक्टेंस का यूज ही करते हैं, हम जो कॉइल होती है उस कॉइल का यूज करते हैं स्पार्किंग के लिए, काय के लिए, स्पार्किंग के लिए। जहां पर स्पार्किंग ज्यादा पैदा हो रही है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी में भी भाई जो डीजल पेट्रोल गाड़ी होती है, वहां पर हम करंट देते हैं स्पार्किंग, तो स्पार्किंग के लिए वहां पर क्या होता है, हमारा इंडक्टर होता है जो स्पार्किंग कराता है, ठीक है। तो वहां उच्च प्रेरक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उच्च प्रेरक। ये पीजीसीएल के एग्जाम में आई थी 2018 में ये क्वेश्चन। अगला, इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, तो इंडक्टेंस प्रेरक तत्व जिसने दिया था उसका नाम था हेनरी। इसरो में आया था, मध्य प्रदेश लाइनमैन 2018 में क्वेश्चन आया था ये। अगला, निम्नलिखित में कौन सा प्रेरक तत्व की इकाई है, कौन सी इकाई। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत समस्या बन गया था, सर प्रेरक तत्व की इकाई हेनरी होती है उत्पन्न हुआ वोल्टेज करंट में होने वाले परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। एल यानी क्या बताता है, हेनरी, ठीक है। तो इसने पूछा प्रेरक तत्व, तो एल प्रेरक तत्व का सूत्र क्या हुआ, एल यही रखा। ये डी कहाँ गया, ऊपर, वोल्ट, ई है ना वोल्टेज होता है, डी क्या होता है, समय, और आई होता है करंट। तो वोल्ट इंटू सेकेंड, समय को क्या में नापते सेकेंड, बटे करंट, यानी करंट को नापते हैं हम एम्पियर। तो वोल्ट इंटू सेकेंड
बटे एम्पियर, ये वाला आंसर, ये गलत प्रिंट हो गया, ये वाला वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, इसका आंसर सेकेंड आएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला, एयर कोर इंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो एयर कोर इंडक्टर का हम वहां करते हैं जहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ठीक है, जहां पर ज्यादा अच्छा फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, वहां पर हम यूज करते हैं किसका, एयर कोर का। ये एमपी केवीसीएल 2018 में आया था, टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था दोस्तों। एक चोक निम्नलिखित कौन सा गुण धर्म होता है, तो चोक होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो ज्यादा होता है, और चालकता क्या होती है, नहीं सॉरी, उच्च चालकता, और रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, ठीक है। देखिए ये तार बना, कुंडली बनी, ये कुंडली बनी है, कुंडली है ना कॉपर की, तो इसकी चालकता ज्यादा होगी और उसको रेजिस्टेंस क्या होगा, कम से कम होगा। अगला, प्रेरक तत्व इंडक्टेंस की इकाई एसआई यूनिट होती है, कौन सी होती है, प्रेरक तत्व की इकाई इसने बोल दिया हेनरी होती है, पर प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या होती है, मैंने अभी आपको चिल्ला के बताया था कि इंडक्टेंस की इकाई तो क्या होती है, हेनरी होती है, पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम। इस इंडक्टिव रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है, एक्सएल अपन 2πfl, ठीक है। जो हमारा एसी करंट होता है, जिसमें करंट और वोल्टेज जो एसी सर्किट में दोनों निकलते हैं, तो करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है किससे, वोल्टेज से, ठीक है, एक्सएल। तो ये किसके कारण हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणीय प्रतिघात के कारण। ये कितने डिग्री पीछे रह जाता है, 90 डिग्री। इसका सूत्र क्या होता है, 2πfl, इसको हम नापते हैं ओम में। यह मध्य प्रदेश केवीसीएल 2025 में क्वेश्चन आया, एमपीटीओ 2016 में, एमपीपीजीएसएल 2016 में। तो दोस्तों इतनी सारी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दोस्तों किसी सर्किट में प्रेरक तत्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कौन किसका प्रयोग करते हैं, प्रेरक तत्व प्रदान करने के लिए किसका यूज करते हैं, चोक का। चोक क्या होता है, कुंडली होती है। कुंडल का प्रेरक तत्व किस पर निर्भर करता है, मैंने क्वेश्चन बताया था आपको टेक्निकल हेल्पर में, किस पर निर्भर करता है, लाइन की संख्या पर, कुंडल की संख्या पर, इनमें से कोई नहीं, कुंडल का क्षेत्रफल एबीसी। भैया देखो, लाइन यानी लपेटे गए तारों की संख्या पे हाँ, ठीक है, लंबाई पे हाँ, लंबाई पे भी समान पथ कितनी लंबाई रखे, उसके क्षेत्रफल पे हाँ, तो ए बी सी तीनों पर करता है। क्लियर है, किसी कुंडली का प्रेरक तत्व। अगला, 100 प्रेरक तत्व विद्युत वाहक बल है। मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर में आया था, निकटतमवर्ती कुंडली में धारा प्रवाह के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में इसके प्रेरक तत्व के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल, कुंडली में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के कारण, कुंडली में होने प्रवाहित होने वाली धारा के कारण। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए। आशा करता हूँ आपने पूछ करके इस वीडियो को देखा होगा, उसको आंसर भी दिया होगा। तो 100 प्रेरक तत्व में विद्युत वाहक बल क्या होता है, जब निकटतम कुंडली में धारा के कारण विद्युत वाहक बल, नहीं ऐसा कुंडली जिसमें प्रेरक तत्व के कारण उत्पन्न होना वोल्टेज सेल्फ खुद हो जाए, ठीक है। ये निकटतम कुंडली कब होता है, जब म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जब दो कुंडली हो, इस कुंडली में बने और इसके में फ्लक्स हो जाए। ये बोल रहा है कि ऐसी 100 प्रेरक तत्व ने खुद कुंडली में अपना क्या बना दे, ए में डेवलप कर दे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आयरन कॉइल के 60 फेरे लपेटे हुए कॉइल का इंडक्टेंस 4 mH है, यदि फेरों की संख्या 2 गुनी कर दे तो इंडक्टेंस का क्या मान होगा। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई की आवृत्ति 1/4 कम कर दे तो क्या होगा। तो इंडक्टिव सर्किट का सूत्र क्या होता है हमारा, XL बराबर 2πfl, ठीक है। यहां पर बोल रहा कि आवृत्ति को 1/4 कम कर दे, यानी 1/4 कम कर दे, ठीक है, XL 2π, ठीक है, इंटू एल। तो ये 2 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो हमारी क्या हो जाएगी इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, आधा, क्या हो जाएगी, आधी। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अन्योन प्रेरण किसके बुनियादी परिचालन के सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन प्रेरण कौन काम करता है, ट्रांसफार्मर। कौन काम करता है, ट्रांसफार्मर। प्रेरणीय प्रतिघात एक से के लिए सूत्र कौन सा होता है, ये भी अभी आया था मध्य प्रदेश लाइनमैन में, 1 से L बराबर 2πfl। जब हमारा करंट 90 डिग्री पीछे हो जाए किससे, वोल्टेज से, याद रखना, इसीलिए हम पंखे में कैपेसिटर लगाते हैं, 2πfl ये सूत्र होगा। ये 2018 में भी क्वेश्चन आया था लाइनमैन में, और 2025 में भी आया था। आवृत्ति किसके अनुपात होती है, देखो, तो धारिता, एडमिटेंस, प्रतिरोध, इंडक्टिव रिएक्टेंस। 1 से L बराबर क्या होता है, 2πfl। यदि हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, समानुपाती। दोस्तों वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें।
प्रेरक तत्व एल के शुद्ध प्रेरण कुंडली के मामले में एसी वोल्टेज और विद्युत धारा का व्यवहार होता है। ये मध्य प्रदेश लाइनमैन 2016 में क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों कितना पीछे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस वो होता है जिसमें हमारा वोल्टेज और करंट एक साथ निकलते हैं, पर एक साथ निकलने के कारण जो उनके बीच झगड़ा हो जाता है और करंट कितने डिग्री पीछे हो जाता है? 90 डिग्री। किससे? वोल्टेज से। वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाता करंट। तो इसका तो कितने? वोल्टेज विद्युत धारा से 90 डिग्री नहीं, वोल्टेज विद्युत धारा से, वोल्टेज विद्युत धारा से 90 डिग्री आएगा। वोल्टेज विद्युत धारा से, हाँ वोल्टेज विद्युत धारा से 90 डिग्री आगे रहती है। तो भैया ये आला सा आएगा भैया। पीछे कौन? पीछे करंट। पर इन्हें बोला वोल्टेज आगे है करंट से 90 डिग्री, सीधी सी बात है। करंट से 90 डिग्री से कौन आगे? वोल्टेज। और इसका सूत्र क्या होता है? 2πfl। अगला, शुद्ध प्रेरक परितत्व में पावर फैक्टर कितना होता है? मैंने बताया था कितना होता है? 0। ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। हमारा करंट और वोल्टेज के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? 90 डिग्री का। कोस 90 का मान क्या होता है? 0। दोनों में 0 का मान गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है? अगला, डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजी का प्रेरक स्थिर अवस्था में इसके साथ व्यवहार करेगा। देखो, यदि एक इंडक्टर को हम डीसी से जोड़ दें तो कैसा व्यवहार करेगा? ये इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस है 2πfl। डीसी की आवृत्ति क्या होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। फ्रीक्वेंसी कितना होती है? 0, क्योंकि कोई इसमें साइकिल नहीं होती। 0 इसको गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। ये होता है 0। एक्सएल, एक्सएल किसकी तरफ बिहेव करता है? रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस 0 है तो करंट को रोकने वाला कोई नहीं है, तो करंट क्या हो जाएगा? अनंत। और जब कहीं पे करंट अनंत होता है वो किसकी तरह काम करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। किसकी तरह? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी लघुपथ सर्किट की तरह। क्लियर इतना दोस्तों? प्रेरक इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पे शक्ति गुणा पावर फैक्टर हो जाता है पश्चगामी। इंडक्टर में क्या हो जाता है दोस्तों? पश्चगामी हो जाता है, 90 डिग्री पीछे रह जाता है। इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा स्टोर करता है? सभी को पता है, मैंने बताया था कि हाफ LI²। किस कौन करता है? हमारा इंडक्टर करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्रतिरोध है जो 0.4H प्रेरक तत्व के साथ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। विद्युत शक्ति कुंडली में प्रयुक्त प्रति परिपथ में धारा की गणना करें। करंट की गणना करना आपको, तो वही कुछ नहीं करना। करंट कितना होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस इसमें बताइए। एल दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो देखो एक्सएल क्या होता है? 2πfl। हाँ है ना? एक्सएल यानी रेजिस्टेंस होता है एक तरह से। क्या करेगा? हमारा एसी सर्किट में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कितना है? 2। ठीक है, वोल्ट 2। इसका मान क्या होता है? 22/7 या 3.14। कितना है इसका? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और एल क्या है? 0.4। अब 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.14 भी लिखते हैं दोस्तों। 50 × 0.4। इसको पॉइंट हटाए, 2 0 लगी। हाँ है ना? 50 से 100 कितनी बार कट गया? 2 बार। ये आया 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा आपका 2 × 314 × 4/10। अब दोस्तों और बटे कितने? 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये भी हट जाएगा। 314 तो 4 का करा। इसको कितनी बार कटा? 5 से। ये कटा 2 बार। क्लियर है? अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 62 यानी 628 को, तो 12 पंजे 60 पॉइंट है ना। फिर 2 बचा 55 25। ठीक है, 5 30 125.6 आएगा। 125.6 क्या आएगा हमारा? आर यानी एक्सएल। अब देखो मैं इसको करता हूँ, यानी एक्सएल कितना आ गया था हमारा? 125 मान लीजिए। अब वी कितना दिया है? 220। तो वी बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होगा? V/R। तो 220/125। इसको डिवाइड करिएगा, आंसर आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 5 का 20, 5 दूना 10, 25 25 1 पॉइंट का आंसर आएगा। तो ये आंसर आएगा 25 को एक 1 पॉइंट आएगा आपका आंसर। ये 2 ऑप्शन तो कट हो गया। 44/25 को आप डिवाइड करोगे 25 एक बार। ठीक है, एक बार जब 25 माइनस करा तो यहाँ पर मेष की जरूरत है। ये 9 और यहाँ पर 1 19 आया। तो 0.90 25 7 75 125 25 7 कितना होता? 25 7 25 संख्या 150, 25 7 175
1.75 आंसर आएगा, 1.75। बस आपको करना है, मैंने निकालना आपको बता दिया। मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एक कुंडली में पैर तत्वों को 2 गुना करता है, तो उसमें जो जाकरी है, ठीक है, सप्लाई होती है, वोल्टेज आवृत्ति का आधा किया जाए तो प्रेरणीय प्रतिघात क्या होगा? बस वही है यार, x बराबर 2π/fl। इनने बोला फ्रीक्वेंसी को आधा कर दे, क्या कर दे? आधा कर दे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा? आधा। मूल मान की क्या हो जाएगा? आधा। इसरो में क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगर इंडक्टेंस कॉइल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ का नाम होता है। भाई हम माइका यूज करते हैं क्या? ग्रेफाइट यूज करते हैं, मार्बल यूज करते हैं, लेड करते हैं? बताइए। इंडक्शन कॉइल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ का नाम बताइए। कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? माइका, ग्रेफाइट, कार्बन, लेड? बताइएगा, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नहीं आए तो मैं उसको कमेंट से मैं आंसर करूंगा आपको। बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में 300 माइक्रो हेनरी के कॉइल है, कुल इंडक्टेंस सीरीज में लगा है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए। ये 2 इंडक्टर है, टाइम में लगे सीरीज में, L1 है और L2 है, तो 300 + 300 कितना हो जाएगा? 600। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सारे क्वेश्चन को मैंने सोल्व कराया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी की वीडियो प्लेलिस्ट दी उसमें देखना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं फिर कल 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।